हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जिन्होंने इस साल का ईएससी प्री क्लियर किया है या जिनको अच्छे से पढ़ाई करनी है प्री के लिए। काफ़ी लोग जिनका नहीं क्लियर होता है वो भी मेंस के लिए पढ़ाई करते हैं ताकि जो उनका कंसेप्ट हो क्लियर हो जाए। क्योंकि जो हम मेंस में जो हम पढ़ाई करते हैं वो काफ़ी इन डेप्थ करते हैं, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो काफ़ी इन डेप्थ होते हैं, तो आपके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होते हैं। तो ये वीडियो जो बेसिकली है वो मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर ईएससी मीन्स, तो इसके लिए मैं बना रहा हूँ। और इसके अंदर हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, जो मैंने पढ़ी है। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं सोर्सेज के बारे में से बात करूँगा। फिर प्लानिंग, कैसे मैंने अपने आप को प्लान किया था, ठीक है, चीज़ें कैसे प्लान की थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होता है। रिवीजन स्ट्रेटजी, ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट। और एक चीज़ जो रह गया है वो है हाउ टू एनालाइज क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये हम पहले ले लेंगे ये टॉपिक। और तो ये हम देखते हैं इसमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सोर्सेस के बारे में, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी करूँगा। तो जल्दी जल्दी हम बात करेंगे क्योंकि मेंस के लिए काफ़ी कम टाइम है। तो जो सबसे पहले मैं सोर्सेस के बारे में बात करता हूँ। ओके, देखिए, जो प्रिपरेशन होती है ईएसी की, मतलब स्पेशली मेंस की, वो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है जो आपने सबसे पहले प्री के लिए जो बेसिक्स पढ़े हैं, बेसिक्स, इसको रिवाइज कर लीजिए। जैसे आप मान लीजिए कोई एक टॉपिक उठा रहे हैं, एक सब्जेक्ट उठा रहे हैं, तो उसका पूरा रिवीजन एक बार कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए जल्दी से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपने प्री क्लियर किया तो आपके बेसिक्स अच्छे होंगे, पर एक बार रिवाइज कर लीजिए, थ्योरी हो, कंसेप्ट हो, क्वेश्चंस हो, फॉर्मूलेज हो स्पेशली, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। फिर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर इज़ द की। ठीक है, हमेशा याद रखिए प्रीवियस ईयर के लिए आप सबसे बढ़िया एक न्यू विशाल पब्लिकेशन है, न्यू विशाल पब्लिकेशन। अब इसकी किताब आती है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पेपर ही होते हैं पूरे। तो ये आपको सॉल्व करना है। अब आप बोलेंगे कि सर उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो देखो बच्चों, जो सॉल्यूशन है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन और सही सॉल्यूशन कहीं पर नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए पहले तो पढ़ना होगा। अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो क्लासेस में टीचर्स आपको समझाएंगे, तो उससे रेफरेंस लेकर आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। काफ़ी कम जगहों पे आपको एग्जैक्ट और सही सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर के जो सॉल्यूशंस हैं अवेलेबल मार्केट में, उस पर रिलाय मत करना भाई। ठीक है, मैंने नहीं किया था, आप भी मत करना। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ें आती हैं, अब इसके बाद जो आता है कि काफ़ी सारी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी थी और मुझे लगता है कि पढ़नी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता है आपका, देखिए। ठीक है, तो अराउंड काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है कि इसके बारे में दो से तीन बार आप सिलेबस कर सकते हो। तो मैंने काफ़ी सारों के पहले, सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगा लिए थे। और प्रीवियस ईयर कहाँ से कहाँ लगाए थे मैंने, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर लगाए थे, जैसे मैंने 2019 में दिया था, तो 2018 टू 2000 तक लगा लिए थे मैंने। लेकिन इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टाइम की कमी है तो आप 20 का दे रहे हो तो 2019 से 28 तक, 2008 तक या 2005 तक के लगा लीजिए। ठीक है, उसके साथ अगर आप कम लगाते हैं इधर, तो आईएएस प्रीवियस ईयर जो आता है और आईएफएस प्रीवियस ईयर, इसके अप टू 2015 तक लगा लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता चल जाएगा और आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप की थ्योरीज पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले ये लगाइए। इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी, और अगर दिक्कत नहीं आ रही तो मान लीजिए कि आप प्रिपरेशन सही से नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये दिक्कत हम दूर कैसे करें, मेन अब यही पॉइंट आता है कि अगर आपको दिक्कत आ ही नहीं रही, आप बहुत अच्छा पढ़ रखे हैं, ठीक है, काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके लिए तो फिर ये वीडियो है ही नहीं। लेकिन काफ़ी लोगों को जो दिक्कत आ रही है उसको कैसे दूर करें। तो देखिए, मैं कुछ सब्जेक्ट वाइज नाम लूँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले थर्मोडाइनमिक्स, फिर उसके बाद हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स, गैस टरबाइन, आईसी इंजन, आरएसी, टर्बो मशीनरी जो है, पावर प्लांट,
एंड रिन्यूएबल। पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ जो कि आपका सब्जेक्ट 1 है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए भाई सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर है ही। प्रीवियस ईयर हर सब्जेक्ट का करना है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ सोर्सेज की बात कर रहा हूँ। पी के नाग, इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं सारे नहीं करने, कुछ बहुत हाई लेवल के सॉल्व एग्जाम्पल, जैसे मैंने किसी किए थे सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैंने किए थे। जैसे एंट्रोपी टॉपिक है, एंट्रोपी के लिए सेकंड लॉ के ऊपर अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अनस्टडी फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए जो आते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक हैं, उनके लिए सॉल्व किए थे। और अगर आपका टाइम है तो सॉल्व एग्जाम्पल सबके कर लीजिए, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र के लिए मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी थी, पर फिर भी अगर आपको रेफरेंस लेना है तो पी के नाग, जैसे कुछ कुछ थ्योरी के टॉपिक्स हैं उसके लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं। क्योंकि कभी जैसे जो हम फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, इसके लिए रेडिएशन एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए, तो उसका डेरिवेशन आता है। उसका डेरिवेशन कहाँ से पढ़ें मेनली, ठीक है। डेरिवेशंस के लिए आप यहाँ पर डेरिवेशंस के लिए ले सकते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में भी डेरिवेशंस आते हैं, तो डेरिवेशंस के लिए ले सकते हैं आप, ठीक है। जो प्रूफ्स होते हैं उसके लिए। फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए मैंने कहीं से नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ा था, ठीक है। तो एक मोदी एंड सेठ की बुक आती है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व किए थे और काफ़ी बार सॉल्व किए थे। गैस टरबाइन, भाई साहब ये जो टॉपिक है ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जिससे मेरे को बहुत डर लगता था। एक गणेशन बुक आती है, ठीक है, इसके मैंने सॉल्व एग्जाम्पल लगा लिए थे लगभग सारे, ठीक है। तो मेरे को काफ़ी कम दिक्कत आई थी। साथ में इसमें जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस टरबाइन से थ्योरी काफ़ी आती है, जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो यहाँ से मैंने थ्योरी पढ़ ली थी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सेलेक्टिव पढ़ना, सारी थ्योरीज पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी में, तो वो आप देख देख के समझ जाएंगे कहाँ से क्या थ्योरी पढ़नी है। आईसी इंजन के लिए भी प्रीवियस ईयर तो है ही, साथ में गणेशन। अब देखिए आईसी इंजन में एक दिक्कत आती है कि जब हम बैलेंस्ड, जो आप जब फ्यूल वाले क्वेश्चंस करेंगे कि जहाँ पर फ्यूल्स के फार्मूले या केमिकल फार्मूले लिखकर उसको बैलेंस करना पड़ता है, तो उसमें 2-3 तरीके हैं और हर एक तरीके से आंसर डिफरेंट आता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से पढ़ा था, और इसके लिए मैंने, अगर आप लोगों को दिक्कत आएगी तो मेरे को प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन में दिक्कत आनी ही है, ठीक है। अगर बहुत लोगों को दिक्कत नहीं आ रही है तो आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे दिक्कत आई थी, मेरे को काफ़ी टाइम लगा था, मैंने 1-2 दिन उसके ऊपर पूरा वेस्ट नहीं किया था, पर वो एक बार सॉल्व हो जाता तो सॉल्व हो जाता। बहुत लॉजिकल चीज़ है। आरएसी के लिए प्रीवियस ईयर तो है ही, साथ में सीपी अरोरा में आप, क्योंकि आरएसी में ऐसा है ना कि काफ़ी सारी जगहों पे थ्योरी में मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए इसको किया था, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, साथ में जो साइक्रोमेट्री चार्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो, उसके मैंने कुछ टाइप के क्वेश्चन लगाए थे। इसमें बहुत वेराइटीज़ हैं, और वो बहुत वेराइटीज़ बहुत हाई लेवल की हैं, मतलब वो यूपीएससी पूछेगा नहीं, क्योंकि हम लोग बैचलर डिग्री हैं, हमारे को उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग कि हमको ये सब कुछ है, और इतनी वेराइटीज़ है। तो सारी वेराइटी नहीं करनी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उसके हिसाब से करिए, तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा, ठीक है। अब टर्बो के लिए जो मैंने किया था सुब्रमण्य, भाई ये है बाइबल, ठीक है, ये करना ही करना है। इसके सॉल्व एग्जाम्पल भाई आंख मूंद के लगा लीजिए, नहीं आता है देख के लगाइए, फिर से लगाइए, फिर से लगाइए और फिर से लगाइए, रट लीजिए। इसमें बहुत वैरायटीज़ हैं और इसके बाहर नहीं आ सकता है। तो याद रखिएगा, टर्बो में सुब्रमण्य बेस्ट है भाई। इसमें मतलब आपको थ्योरी मिलेगी, इसमें आपको डेरिवेशन मिलेगा, इसमें आपको वो मिलेगा। आप ये भी देख लेंगे कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं सुब्रमण्य से, ठीक है। सेम टू सेम वो क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया जाता है, यहाँ तक कि वैल्यूज़ भी चेंज नहीं की जाती है, ठीक है। अब पावर प्लांट देखो, पावर प्लांट जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा वाइड टॉपिक है। तो पावर प्लांट में अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से लगाइए, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है, मतलब ये जितने इधर टॉपिक हैं और इसको छोड़ दीजिए अप टू टर्बो, उन सबसे बड़ा टॉपिक अकेले पावर प्लांट है। क्यों? क्योंकि पावर प्लांट में थ्योरीज बहुत ज़्यादा है, तो आप सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते हैं। सबसे पहले इसमें प्रीवियस ईयर लगाइए, सबसे पहले सारे कम से कम अप टू 2000, 2002, 2003 जहाँ तक लगा सकते लगाइए। आईएएस के कम से कम 3 से 4 साल, आईएफएस के 3 से 4 साल के लगा दिए, तो आप कम से कम सारी वैराइटीज़ आप कवर कर जाएंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा किस टाइप क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद पावर प्लांट की पीके नाग आती है, उठाइए और वो टॉपिक लगाइए जो आपको नहीं आता है, वो टॉपिक मत लगाइए जो आपको बहुत अच्छे से आता है। अब टाइम है तो लगाइए, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो टॉपिक लगाइए जो आपको नहीं आता है। थ्योरी पक्का पढ़ के जाना पावर प्लांट में, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि ओके
वेराइटीज़ मेनली ये जो रेफरेंस बुक होती है वेराइटीज़ के लिए की जाती है, क्योंकि जो आईएएस वाले जो पेपर बनते हैं ईएएस आईएएस आईएफएस वो इन्हीं किताबों से बनते हैं। ठीक है, अब रिन्यूएबल के लिए एक मैंने सिर्फ सोलर के लिए आती है एसपी सुखात में, ये अच्छी बुक है। ठीक है, सुखात में, और एक बीएच खान आती है। अब देखिए ये मैंने क्यों पढ़ा था रिन्यूएबल के लिए, एक्चुअली आप लोग जब बहुत पगला जाएंगे जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि सोर्सेज सही अवेलेबल नहीं है। तो सोलर के आप जितने टाइप के क्वेश्चन है एसपी सुखात में बहुत मिल जाते हैं, और टिल्ट वगैरह क्वेश्चन आते हैं, एंगल वगैरह पे कितना इंटेंसिटी वगैरह पे क्वेश्चन आएंगे। बीएच खान में आपको विंड एनर्जी के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और साथ में इसके ऊपर थ्योरी भी मिलेगी, यहाँ भी थ्योरी मिलेगी। तो ये पक्का कर लीजिएगा, मतलब पक्का इन द सेंस आपको पूरी किताब नहीं रटनी है, आप देखिए कि आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, जब वो आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, जैसे अभी कब से आ रहा है 17 18 19 3 साल हो गए ना, तो 3 साल में आपको पता चल जाएगा कि सोलर से बहुत ज़्यादा आता है। रिन्यूएबल छोड़िएगा मत, रिन्यूएबल इन सब में सबसे ईजी टॉपिक है। न्यूमेरिकल सबसे ईजी हैं, एक ही टाइप के हैं, 2-3 टाइप, मतलब एक स्टैंडर्ड टाइप के हैं जो कि अगर आप रट लेंगे तो आप सीधे कर जाएंगे। इसके अंदर थ्योरीज़ जो हैं अभी तक काफ़ी लिमिटेड थ्योरीज आई हैं। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए एक बार इसको, और छोड़िएगा मत, मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ छोड़िएगा मत, क्योंकि रिन्यूएबल छोड़ देंगे तो भाई आप बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा क्यों अभी जब मैं पेपर का एनालिसिस करूँगा। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, टॉम, मशीन डिज़ाइन, सॉम, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स। ठीक है, अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए मैंने भाई कहीं से नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर उठाए, सारे लाइंस लगा दिए। टॉम के लिए मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठाए, और मैं मीडी से पढ़ा था, तो वहाँ पर कक्कर सर है, जो सबको ही पता है इंडिया में जो भी इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहा है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन्होंने जो पढ़ाया था मैंने उसको कम से कम 2-3 बार सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैंने उठाया रतन। भाई रतन जो है बहुत अच्छी किताब है, अगर आपको टाइम मिलता है तो ये किताब पक्का लगा लीजिए, और टाइम बहुत होता है मान लीजिए। ठीक है, मैं अगर आप सही से प्लान करेंगे तो टाइम बहुत होता है, आप एक ही बार लगाइए। सोर्सेज जो है ये एक बार करने के लिए, इनका रिवीजन नहीं करना है, इसमें आप क्वेश्चन टिक कर लीजिए क्या क्या करना है उसके हिसाब से। अब मशीन डिज़ाइन के लिए प्रीवियस ईयर, और साथ में भंडारी। अब भंडारी मशीन डिज़ाइन की पता ही होगी सबको, लेकिन याद रखिएगा भंडारी में काफ़ी जगहों पे 1-2 टॉपिक पे गलत क्वेश्चन सही है, सॉल्यूशन थोड़ा सा गलत दे रखा है। अब ये जब आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलता है। जैसे मैंने वो गलती पकड़ी थी, मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा तो काफ़ी लोग बोलते हैं यार नहीं गलत नहीं है, सही है सही है, पर मुझे पता था कि वो गलत है। मैंने उसका सॉल्यूशन, जो हमारे को टीचर पढ़ाते हैं कोचिंग में, वो भी अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने कहीं से पूछा, मुझे पता चला कि हाँ भंडारी में वो टॉपिक गलत सॉल्व किया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा। सॉम के लिए मैंने कुछ नहीं किया था, प्रीवियस ईयर किया था बस, और साथ में अगर आपको बहुत ही लगता है तो पुनमिया करके बुक आती है, कर लीजिए, पर मैं बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है, प्रीवियस ईयर कीजिए। सॉम में सॉम की डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मत कीजिएगा। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने प्रीवियस ईयर किया। थ्योरी आप अगर होगा कहीं से तो पीएन राव वगैरह है वहाँ से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में देखिए जो पिछले 2-3 साल का ट्रेंड है काफ़ी कम पूछा जा रहा है, लेकिन अब ये ट्रेंड कम पूछा जा रहा है तो ये बैकफायर भी कर जाता है कि भाई अब इतने साल से नहीं पूछा गया तो इस साल ज़्यादा पूछ लिया। छोड़िए मत, मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैन्युफैक्चरिंग प्लस मटेरियल साइंस, ये दोनों मिलकर आता है, तो मटेरियल साइंस की थ्योरी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे अच्छा जाइएगा, अगर आप घिटोरनी में हैं तो स्वदेश सर मटेरियल साइंस पढ़ाते हैं, उनका नोट्स ले लीजिएगा और उसको रट लीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो उनकी क्लासेज अटेंड कर लीजिएगा, तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर बस बहुत है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर बार बार लगाइए और हो जाएगा। अब रोबोटिक्स, ये एक गेम चेंजिंग टॉपिक है। ठीक है, गेम चेंजिंग क्यों बोलता हूँ मैं इसको, क्योंकि देखो ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक है ये, पर इसको समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मैंने रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया था अपना। ठीक है, मैं कम से कम भी तो लास्ट में जब बहुत ही कम टाइम बचा था तब मैं 7 से 8 दिन रोबोटिक्स के लिए दिए थे। तो ये कहाँ से पढ़ें, प्रीवियस ईयर में भी अगर आप पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ें, तो एक नागराथ एंड मित्तल की बुक आती है, इसमें से मैंने क्या पढ़ा था, इसके अंदर
जो रोबोटिक्स का क्वेश्चन आता है पिछले 2-3 साल से देखेंगे तो 20 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है, जो कि उसके अंदर एंगल्स वगैरह कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने वहाँ से पढ़ा था, इस कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। ये यहाँ पर रोटेट हुआ तो कितना है, वो एंगल्स का होता है। तो ये मैंने वहाँ से पढ़ा था, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर आया था जब मैं पेपर एनालिसिस करूँगा। तो ये चीज़ है सोर्सेस के लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, साथ में जो मतलब ये पढ़िए और साथ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि जो रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो प्लानिंग है, मैंने कैसे चीज़ें प्लान की थी, ठीक है, प्लानिंग एंड रिवीजन स्ट्रेटेजी मैं एक साथ कवर कर रहा हूँ। ये तो मैंने सोर्सेज बता दिए, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है, प्लानिंग एंड रिवीजन। देखिए सबसे पहले चीज़ों को सिंपल रखिए, ठीक है। अब सिंपल रखने का मतलब क्या है, सिंपल रखने का मतलब कि आप कम से कम फर्स्ट 10 to 15 डेज़ का प्लान बनाइए। उसके अंदर चीज़ों को ब्रेक कीजिए कि हर एक दिन का, जैसे मेरे को अगर आज मान लीजिए आज कितना है 27 आई थिंक 26 फरवरी, आज 26, तो मैं 27 फरवरी का प्लान कैसे बनाऊंगा। 27 फरवरी का प्लान बनाऊंगा कि मान लीजिए कल मेरे को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फर्स्ट लॉ पढ़ना है, फर्स्ट लॉ की थ्योरी करनी है, फर्स्ट लॉ के प्रीवियस ईयर करना है, कितने दिन के करने हैं, अप टू 2010 करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लॉ करना है, सेकेंड लॉ की थ्योरी पढ़नी है और अप टू 2010 करना है। अब मैं ऐसे नहीं करूँगा कि फर्स्ट लॉ के करूँगा और सीधे 2002 तक के लगाते नहीं लगूंगा, नहीं। उससे क्या होगा कि मैं पूरे दिन फर्स्ट लॉ ही पढ़ता रहूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सेकेंड लॉ तक हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए मेरे को टॉम पढ़ना है, टॉम की मैं मैकेनिज़्म की थ्योरी पढ़ूँगा और अप टू 2010 मैं उसके ये लगा लूँगा, क्वेश्चंस लगा लूँगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचता है तो मैं प्रीवियस पेपर एनालाइज करूँगा। अब एनालाइज कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ इसके आगे ही, पर ये मेरा एक दिन का हो गया। अब मैं 28 फरवरी को क्या करूँगा, मतलब इस टाइप से 28 को क्या करूँगा। अब मेरा 15 दिन का प्लान है, तो मैं तोड़ फोड़ कर ये प्लान बनाऊंगा। इसमें टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा, पर क्या होगा कि अगले 10 दिन तक आपका दिमाग अब प्लानिंग के पीछे नहीं जाए कि भाई कल मुझे क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी टेंशन होती है कल मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस चीज़ से दूर रहिए, प्लान कर लीजिए और उसको फॉलो करिए स्टिक करके, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छे से रहेगा। अब देखिए इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लानिंग में, वो है रिवीजन पार्ट। रिवीजन पार्ट, अब प्लानिंग आपने मान लीजिए 15 दिन का कर लिया, अभी तो बिल्कुल मेंस की पढ़ाई आप लोगों ने स्टार्ट की होगी तो सिलेबस बहुत कम कवर हुआ होगा। लेकिन जब आपका 1-2 महीना हो जाएगा, 2-3 महीने बाद, 2 मंथ्स के बाद, जो आप कम से कम 7-8 7 to 8 टॉपिक्स आपके कवर हो गए होंगे, मतलब सब्जेक्ट कवर हो गए होंगे। तब कैसे रिवीजन करना है, रिवीजन आप प्रीवियस ईयर से कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब जैसे मैं क्या करता था, मेरा एक बहुत सिंपल टॉपिक था, ठीक है। मैं रिवीजन के लिए मेरे को टाइम नहीं लगता था। जैसे मैं कोचिंग करता था, मैं क्लास जाता था, तो न्यू विशाल की एक बुक आती है, मैंने आपको बताई, ठीक है। अब मान लीजिए मैं टॉम के प्रीवियस ईयर कर रहा हूँ 2019 to 2010, आज मेरा काम था करना ये, ठीक है। मैं पूरे नहीं कर पाया, मैं 2012 तक ही कर पाया। वो बात की बात है कि टाइम कितना मिलता है, लेकिन मैं एक ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा कि हाँ मैं इतना ज़्यादा कवर कर सकता हूँ। यहाँ पर नेगेटिव नहीं रहना, पॉजिटिव रहना कि हाँ, अगर मैं आप सोचते कि 10 क्वेश्चन कर सकते तो आप अपना टारगेट 15 क्वेश्चन का रखिए, 12 क्वेश्चन का रखिए। अब यहाँ पर जो मैं क्या करता था कि मान लीजिए 2019 में 4 क्वेश्चन आए, 2018 में 3 क्वेश्चन आए, मतलब कुछ ऐसे 2017 में 4 क्वेश्चन आए, कितने भी आ सकते हैं एग्जैक्ट नहीं है। अब इन 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, उसको मैंने स्टार कर लिया। इन 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बहुत अच्छा था, स्टार कर लिया। यहाँ पर एक भी मतलब बहुत एवरेज टाइप के क्वेश्चन थे तो मैंने स्टार नहीं किया। अब सीधे मैं 2016 पे चला गया, वहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, स्टार कर गया। अब जब मैं वापस रिवीजन करूँगा, ठीक है, वापस जब मैं रिवाइज करूँगा, रिवीजन कैसे करता था मैं, कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है भाई, टॉम पढ़ने का मन कर रहा है, टॉम से बहुत प्यार है, टॉम का मैंने 2000 पेपर उठाया न्यू विशाल, वहाँ पर दिखा रहे 2019 का ये क्वेश्चन टिक कर रखा है, वापस एक बार लगा लिया। लगाने के लिए क्या है, ख़राब पेपर, जैसे क्लासेस में रहते थे, ख़राब पेपर एक निकालो बैग से, वहाँ पे सॉल्व कर दो, ठीक है। 2018 के मतलब लगा दिए, ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, 20 मिनट था, 2 ही क्वेश्चन कर पाया। तो इससे मुझे पता चलता था कि अच्छा मैंने ये कवर अप कर लिया है। और एक ही क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन है उस पर आपने स्टार लगाए, तो उस पर मैं क्या करता था
कि जैसे मैं वो करना है तो मैं उसके ऊपर जैसे पहली बार कर रहा हूँ तो 1 मार्क कर लेता था, दूसरी बार कर रहा हूँ तो 2 मार्क, तीसरी बार कर रहा हूँ तो 3 मार्क। अब मुझे पता चलता था नेक्स्ट टाइम करके भाई ये 3 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आई है, कर लिया। अब जो क्वेश्चन बहुत ही टेढ़े मेढ़े थे, जैसे थर्मोडाइनमिक्स में बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन आते हैं भाई, कर लेना अच्छे से, ठीक है, एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, अनस्टडी फ्लो से हो गए, बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं 3-3 4-4 मार्क करके रखता था। अगर पूछना होता था तो लिख लेता था एक पेज पे, इसको पूछना है भाई, कोई तो क्लास में होगा बंदा जो सॉल्व करेगा, या टीचर से पूछ लो, फिर कोई नहीं मिल रहा तो फिर टीचर से पूछो, अब कोई ऑप्शन नहीं है तो, नहीं हो रहा है तो रतन से सॉरी अपने पी के नाग में देख लो। तो इस टाइप से मैं करता था। तो ये आपके रिवीजन होने का टाइम, रिवीजन के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, आपने एक दिन में जैसे टॉम रिवाइज करना है, एक टाइप का क्वेश्चन करना है, गायरोस्कोप करना है, ठीक है, गायरोस्कोप के 2 क्वेश्चन लगा लिए, रिवीजन हो गया। थ्योरी पढ़नी है वो तो कभी भी ऐसे, मतलब थ्योरी के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो थ्योरी के लिए आप टाइम रूम पे दे दीजिए आधा घंटा, अच्छा मेरे को गायरोस्कोप की थ्योरी पढ़नी है, धड़ 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 कर लिया, उसके डेरिवेशन देख लिया। मतलब इस टाइप से रिवीजन होना चाहिए आपको, रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि रिवीजन आपको एक बार नहीं करना है, रिवीजन अगले 4 से 5 4 महीने 3 से 4 महीने में जो अच्छे से बच रहे हैं उसमें आपको 3 से 4 बार करना है। तो अगर आप रिवीजन के लिए बहुत टाइम देंगे तो नया कब पढ़ेंगे। तो ये हो गया रिवीजन पार्ट। अब देखिए, मैं एक चीज़ बताना पहले मैं पेपर एनालिसिस करूँगा, उसके बाद आपको एक चीज़ बताऊँगा कि चीज़ें करनी कैसे हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने टॉपिक कवर कर लिया है, इसमें हमने देखो, एक मिनट, इसमें हमने क्या क्या कर लिया, इसमें हमने सोर्सेज कर लिया, प्लानिंग कर लिया एंड रिवीजन स्ट्रेटेजी कर लिया। अब मैं पढ़ूंगा हाउ टू एनालाइज क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उसके बाद मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ट्रिक नहीं है, मतलब लोग फॉलो नहीं करते हैं, बस मैं फॉलो करता तो शायद मेरे को मार्क्स आ गए, ठीक है। अब जैसे एक मिनट, हाँ, ये हमारा है 2019 का क्वेश्चन पेपर। अब ये क्वेश्चन पेपर जब मेरे सामने आया या आएगा, मतलब मान लीजिए 2020 का ही पेपर है, 2019 का नहीं, 2020 का पेपर है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करूँगा मैं, ये देखिए, यहाँ पर आपको एक पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चन, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 4+4। अब जो फर्स्ट एंड 5th क्वेश्चन है वो तो कंपलसरी है, ठीक है। एंड आउट ऑफ एनी 3, मतलब जैसे फर्स्ट ये जो 4 में है, फर्स्ट तो कंपलसरी हो गया, +3 है, तो इस 3 में से आप कोई 2 कर सकते हैं, और ऐसे टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, मतलब टोटल आपको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब मैं कैसे करूँगा, जब मैं पेपर फर्स्ट मिलता है तो पेपर जो ये है वो बहुत ही बड़ा पेपर है, आपको 3 घंटे में। तो सबसे पहले मेरा एक एम होता था पेपर देने के पहले कि स्टार्टिंग के 10 से 12 मिनट में सिर्फ ये देता था कि मैं कौन से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा। फर्स्ट एंड 5th तो है ही, बाकी जो 8 में से 2 चले गए, 6 बच गए, 6 में से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं मुझे, तो वो मैं कौन से करूँगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को तो मैं देखता भी नहीं था, पहले छोड़ दिया, क्योंकि ये 12-12 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, करना है ही, तो उसके लिए आप देखें या ना देखें कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मैं आ जाता था डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन मैंने जैसे इस साल में पढ़ा, जेट वाटर डिस्चार्जिंग एट दिस 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 दिस, तो मैंने देखा यार ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, इस टाइप का क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया नहीं है, छोड़ दो, मैंने ये छोड़ दो। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बहुत बार आ रखा है क्वेश्चन, तो ये मुझे आता था, तो इसके ऊपर मैं टिक लगा देता था कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं तो मैं इसको करूँगा। अब मैं इस पर आ गया, अब देखो यहाँ पर बाउंड्री लेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, लेंथ ऑफ पाइप दे रखी है, तो ये ड्रैग कोएफिशिएंट ऑन वन साइड ऑफ प्लेट, ये सब जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप करेंगे ही करेंगे प्रीवियस ईयर में, तो ये क्वेश्चन मुझे आता है। तो मतलब मैंने यहाँ देखा कि सेकंड में से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, कर सकता हूँ लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन मेरे को आता है, छोड़ दो। थर्ड क्वेश्चन भाई ये 4 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन, 6 सिलेंडर इंजन, ये तो भाई मैं आंख बंद करके कर सकता हूँ, आज भी कर सकता हूँ, मैंने इतने दिन से नहीं किया, तो ठीक है। ये क्वेश्चन हीट एक्सचेंजर है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, सीओपी निकालना है, ये करना है, ये तो भाई इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा अपने से। अब इसके नीचे क्या दे रखा है, ये टेबल दे रखा है, ये अब जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज टेबल है, ये तो देखना आता ही है हर एक इंजीनियर को, अगर आप कर रहे हैं तो, और नहीं आता तो प्लीज़ सीख लीजिएगा, पिछली बार काफ़ी लोग को दिक्कत थी। ये 28% डीबीटी, 20.6 डब्ल्यूबीटी, ये क्वेश्चन आता है मुझे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आगे बढ़ा, साइक्रोमेट्री दे ही दिया चार्ट, आप यूज़ करेंगे ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड के तीनों आते हैं मतलब मुझे। अब यहाँ पर देखा जियोथर्मल प्रोसेस, वेपर, लिक्विड। अब यहाँ पर मुझे
ये क्वेश्चन में मेरे को थोड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स ऑफ अवेलेबिलिटी द इरिवर्सिबिलिटी रेट इसे फाइंड करना है। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन लगा, मतलब ये क्वेश्चन होते हैं लेकिन थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये सरफेस इन द टेम्परेचर ऑफ एयर एंटर दिस दिस दिस, तो इसमें क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। छोड़ दिया था मतलब मैंने कहा कि चलो सेकंड एंड थर्ड में से कोई एक ही अटैम्प्ट करना है, तो थर्ड मुझे पूरा आता ही है, तो फोर्थ क्वेश्चन देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि फोर्थ में मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। दिक्कत इन द सेंस सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन हमको 3 घंटे में करना, याद रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, क्योंकि करना ही है। अब सिक्स क्वेश्चन देखा, सेंट्रीफ्यूगल पंप एज इम्पेलर डायमीटर दिस दिस इज मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। भाई ये तो मेरा अच्छा पार्ट है, मैं करूँगा ही। ये क्वेश्चन भाई मैंने ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कर रखा है, छोड़ो, ये देख पढ़ा भी नहीं मैंने। व्हाट इज़ बेड्स लिमिट, बेड्स लिमिट ये तो भाई मैं रट के गया था। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अटैम्प्ट किया था ये किया था, क्योंकि 20 मार्क्स का है, रटा हुआ है, डिराइव एन एक्सप्रेशन बेड्स लिमिट का क्यों होती है, क्या होती है, लिख दो, ठीक है। एक क्वेश्चन तो कंपलसरी हो गया, मतलब कुछ फर्स्ट एंड फिफ्थ तो करना ही, 6 क्वेश्चन 100% करना है भाई, पूरा पेपर अटैम्प्ट करूँ ना करूँ। अब पेल्टन टरबाइन ये वो डिस्चार्ज ये वो फलाना ढिमकाना ये हो गया, तो ये क्वेश्चन तो भाई जो नहीं भी प्रीवियस मतलब मेंस का देगा वो भी कर लेगा। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग पता है मेरे को क्या होता है, एक्सप्लेन ऑल द मेथड विद नेट स्केच। भाई ये क्वेश्चन आता है मुझे, पर ये थ्योरी है, याद रखना थ्योरी है। रिएक्शन टरबाइन दिस 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 ये भी मुझे आता है, मेरे को आता है, मतलब जो आप करेंगे तो आपको भी आएगा। अब देखिए ये न्यूमेरिकल है, सिंगल स्टेज एयर कंप्रेशर दिस प्रेशर, अब ये तो मुझे आता है सिंगल स्टेज कंप्रेसर। कंसिडर एन आइडियल स्टीम रीजनरेटिव साइकिल इन विच, आइडियल स्टीम रीजनरेटिव साइकिल यहाँ बोल दिया बस भाई, यही ये मुझे आता है। अब ब्रेटॉन साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल बोल दिया भाई, ब्रेटॉन में कुछ भी घुसा दो, कहीं से भी कुछ भी लगा दो, ब्रेटॉन में सॉल्व करूँगा ही। तो भाई देखो अब मुझे पता था कि 6, 7, 8 में कोई 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता हूँ मैक्स टू मैक्स, तो मेरा 8th फिक्स हो गया, मैंने इसको गोला कर लेता था। ये थ्योरी है आती है, पर 20 में से थ्योरी में ज़्यादा कितने मिलेंगे, 15, 16। अगर मेरा न्यूमेरिकल अच्छा हो गया, थ्योरी में लिखना भी ज़्यादा पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो नहीं करना है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि ये 6 क्वेश्चन तो भाई हमको करना ही है, चाहे कुछ करें ना करें, 6 क्वेश्चन हो गए। अब मुझे 5th क्वेश्चन करना ही है, लगा दो गोले। अब यहाँ पर मेरे को आया 4th क्वेश्चन नहीं करना भाई, 4th क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बच गया सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड में एंड थर्ड में मुझे एक चीज़ आया कि सेकंड में एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो मैं सेकंड अटैम्प्ट नहीं करूँगा, मैं थर्ड अटैम्प्ट करूँगा साथ में। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करना ही है। ये हो गए मेरे क्वेश्चन सारे। अब इसके बाद जब मैं पेपर देख रहा था तो जो क्वेश्चन मुझे करने थे वो क्वेश्चन मैंने अच्छे से पढ़ लिए थे। जैसे अब ये थर्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने पढ़ लिया। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे ईजी जो मेरे को लगा मैं पहले ही देख लेता कि भाई 6 क्वेश्चन तो करना ही करना है, तो भाई क्यों ना मैं 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँ, ठीक है। अब तो ऐसा आता ही है कि क्वेश्चन के नीचे सीधे आंसर लिखना है, तो ख़त्म। मैंने 6 क्वेश्चन उठाया, 6 क्वेश्चन का सी पार्ट उठाया, धड़ल्ले से 10 मिनट में कर दिया। 10 मिनट में मेरे पहले 15 मिनट गए एनालिसिस में, प्लस 10 मिनट में मेरे 20 मार्क्स कंपलसरी फिक्स हो गए। उसके बाद मैंने उठाया ये क्वेश्चन, धड़ल्ले से कर दिया, ये 20 मार्क्स कंपलसरी। मतलब एक जगह दिक्कत ही नहीं आई, क्योंकि मैंने पहले ही अपना एम बना लिया था ना भाई ये करना है। उसके बाद सीधा ये उठाया 20 मार्क्स। अब इसके ऊपर मैंने टिक लगा लिया, एक क्वेश्चन हो गया मेरा। अब इस आप टिक क्यों लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम 6th के जैसे होता है, 6th के मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए, एक क्वेश्चन नहीं किया, वो सोचा बाद में करूँगा। फिर मैं सीधा गया 7th पे, वो मैंने कर दिए तीनों क्वेश्चन। और लास्ट में जब जल्दी में क्या होगा, मेरे को था कि यार मेरे को ए करना था, वो मैं 6th की जगह पे 8th का ए कर दिया। होती है ऐसी गलती, ठीक है। मैं मॉक टेस्ट में मैंने ये गलती की थी। तो ये गलती से बचने के लिए आप क्वेश्चन के ऊपर टिक लगा के रखिए क्वेश्चन पेपर पे कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन करना है। अलग पेन रखिए, ठीक है। ब्लैक से पूरा पेपर होता है तो आप ब्लू या रेड पेन यूज़ कीजिए, वहाँ पर लगाइए, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे ही जो आपको अगला क्वेश्चन ईजी लगता है, जो आपने टिक कर रखे हैं, वो क्वेश्चन कीजिए। ट्राई कीजिए कि कम से कम, अब जैसे मैं क्या करता था कि जब 2 घंटे हो जाते थे तो 2 घंटे के बाद या 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में, जब 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में मैं एनालाइज कर लेता था, 5 मिनट या 2 से 3 मिनट अपने आप को देता था, मैंने कितना कवर अप कर लिया। तो मेरा एम रहता था कि 2 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में, 2 आवर्स में 300 के पेपर्स में मैं अप टू 180 मार्क्स तक पहुँचूँ। मेरा एम रहता था 180 अप टू 150 160 प्लस अगर रहूँगा तो हाँ मतलब मैं ठीक हूँ, 180 प्लस रहूँगा तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। और 3 घंटे में मैं अराउंड, जैसे ये पेपर था इजी था तो मैं 250 प्लस करूँ, इसे मैं 270 प्लस करके आया था इस पेपर में, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही एनालाइज कर ली थी चीज़ें, ठीक है। अब फर्स्ट और जो
5th क्वेश्चन होता है, वो क्या होता है 12-12 मार्क्स के, 10-10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे लास्ट में करता था, क्योंकि 12 मार्क्स ही मिलने वाले भाई एक क्वेश्चन करके, क्वेश्चन उतना ही बड़ा होता है, टाइम उतना ही लगता है, लेकिन 12 मार्क्स मिल रहा हूँ, 20 मार्क्स मिल रहा है भाई, लालची हूँ मैं मार्क्स के लिए। तो बस इस टाइप से मैं क्वेश्चन एनालाइज करता था, क्वेश्चन पेपर। तो ये आप पक्का करिए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर मेन है कि आप तैयारी कितनी भी करके जाएं, पेपर नहीं देंगे ना अच्छे से। जैसे स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट देता था ना, तो वो तो मेरे ऐसे ही हो जाते थे, मतलब पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो ये अब जो लास्ट टॉपिक बच गया है वो है मॉक टेस्ट। अब देखिए जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट जो पूरी आपकी तैयारी है 4 से 5 महीने की, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। क्यों? आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी कुछ कर लें, मेरे कुछ दोस्त थे जिनका नहीं हुआ है, उनका सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है, वो पढ़ते बहुत अच्छा थे, उनका नॉलेज बहुत अच्छा था, वो बहुत डिफरेंट टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे जो मुझसे नहीं होते थे, पर वो मॉक टेस्ट बहुत कम देते थे। जितने भी मॉक टेस्ट उन्होंने अराउंड 30 to 40% मॉक टेस्ट दिए थे। मॉक टेस्ट भाई, पढ़ाई अच्छे से हो या ना हो, मतलब सिलेबस कंप्लीट होना हो, मॉक टेस्ट देना ही। सबसे पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना ही करना है। सेकंड, अटेम्प्ट के बाद घर पे, मतलब जब मैं जाता था तो अब मैंने क्या बताया, 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, 5 में से भी आप मुश्किल से 4 ही कर पाएंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। अराउंड 200-220 का मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं। तो अगर मैं देखूँ, हर एक क्वेश्चन होता है 60 मार्क्स का, राइट। तो 8 × 60 कितना हो गया, 480 मार्क्स का पेपर है टोटल, जिसमें से आपको 300 मार्क्स अटैम्प्ट करना है। आप 300 में से भी अराउंड 200 to 220 अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। बच कितना आ गया, मान लीजिए 220 अटैम्प्ट किया, 260 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अभी भी बाकी है मेरे भाई। 260 मार्क्स घर जाके अटैम्प्ट कीजिए, रूम पे, घर पे, हॉस्टल में, जहाँ भी बैठे हैं, अकेले में, एज अ पेपर देना है, ठीक है। पेपर समझ रहे हैं ना, पेपर देना है, ऐसे नहीं कि बस कहीं से भी छाप रहे हैं, सॉल्यूशन आ गया तो सॉल्यूशन छाप रहे हैं, नहीं, कहीं से भी खुद से करना है, कहीं से भी नहीं करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हर हफ्ते आप 480 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से 1.5 पेपर हो गया ना, एक तरीके से 450 मार्क्स, तो 1.5 पेपर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनालाइज कीजिए। एनालाइज क्या करना है आपको, एनालाइज ये करना है कि फर्स्ट आपका परफॉर्मेंस में गलती क्या की मैंने, क्या मैंने जो क्वेश्चन चूज़ किए थे वो सही है, मेरी स्पीड सही है। जब आप घर पे आके देखेंगे तो काफ़ी बार गलतियाँ करेंगे, क्या आपको पता चलेगा मैंने गलती कर दी न्यूमेरिकल में, एक्यूरेसी सही है। और उसके बाद क्या मैंने जस्टिफाई किया है क्वेश्चंस को, जैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, इस टाइप के आते हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब सेम क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का आ जाए तो उसमें मैं क्या लिखूँगा, गिवन भी लिखूँगा, एजम्पशंस लिखूँगा, सॉल्यूशन, आंसर, उसके बाद उसका जो आंसर आने के बाद आंसर का क्या मतलब है वो भी लिखूँगा। यही मार्क्स अगर 10 मार्क्स का आया क्वेश्चन तो गिवन तो लिखना ही है, साथ में यहाँ पर डायग्राम बनाऊँगा, गिवन तो लिखना ही है, एजम्पशन नहीं भी लिखूँगा तो चलेगा, डायग्राम बनाऊँगा, सॉल्यूशन लिखूँगा, डायरेक्ट आंसर लिख दूँगा। तो अब ये आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप ये 20 मार्क्स में गिवन, डायग्राम, एजम्पशन ये करेंगे, या जैसे देखिए मैं अब एग्जांपल देता हूँ। 2019 का जो मैंने पेपर दिया था, सेकंड पेपर, ठीक है, जो आपका डिज़ाइन का पेपर होता है, मैन्युफैक्चरिंग का पेपर था, मैंने जो अटैम्प्ट किया है वो किया था अराउंड 240 to 250 मान लीजिए, इसके बीच में, ठीक है। मेरे जो मार्क्स हैं वो है 229, देखिए बहुत ज़्यादा हैं ये, 250 में से 229 बोलेंगे, बहुत बच्चे बोलेंगे कि ये चोमो बना रहा है, सी बना रहा है, जो भी आपको गाली देनी है दे सकते हैं, लेकिन ये सच बात है। पर मेरे मार्क्स क्यों ज़्यादा है, मुझे जो लगता है, मैं बिल्कुल एक जो कन्वेंशनल मेथड होता है पेपर सॉल्व करने का, जैसे अगर आप कक्कड़ सर की क्लास को अटेंड करेंगे तो उनको सॉल्यूशन देखिए, उनके पास दिमाग की कमी नहीं, उनको सब कुछ आता है, ठीक है, सब कुछ, मतलब थ्योरी ऑफ मशीन से रिलेटेड, मुझे तो उन्होंने थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाई है, तो थ्योरी ऑफ मशीन तो उनको सब कुछ आता है, मतलब वो आंख बंद करके भी सब कुछ बता देंगे। पर जब वो सॉल्यूशन करते हैं तो भाई उनको देखना, कभी गिवन तक लिखते हैं, वो क्या फाइंड करना है गिवन, एजम्पशंस तक लिखते हैं, जो इंट्रीम आंसर्स होते हैं, मतलब जो बीच में कोई आंसर है उसको गोला करते हैं, फाइनल जो आंसर आएगा
उसको गोला करते हैं। आंसर का मतलब क्या है वो लिखेंगे, साथ में डायग्राम बहुत प्यार से बनाएंगे। तो ये सब चीज़ जब आप करोगे भाई, एक बंदे ने 20 मार्क्स के लिए ये सब किया है, दूसरे बंदे ने सिर्फ गिवन लिखा, ठीक है, दूसरे ने सिर्फ गिवन लिखा, इंटरम आंसर के ऊपर गोला नहीं लगाया, लिखा है पर गोला नहीं लगाया, कहीं हाईलाइट नहीं किया, फाइनल आंसर लिख दिया, आंसर लिख दिया, बस खत्म। उसने ना एजम्पशन लिखा, डायग्राम भी बहुत ख़राब सा बना दिया, तो क्या मतलब है? उसको मार्क्स तो जिसने अच्छे से किया उसी को मिलेंगे ना। तो ये चीज़ें आप जब स्टार्टिंग से फॉलो, इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आप बोलेंगे कि भाई मैं इससे अच्छा मैं 240 की जगह पर मैं, मतलब 240 की जगह पर मैं 280 अटैम्प्ट कर लूँगा, पर क्या फ़ायदा? 280 अटैम्प्ट करके भी कभी कभी पेपर वाला सेंटी हो जाएगा कि भाई इसने तो पेपर अच्छे से सॉल्व नहीं किया, तो वो लक के ऊपर डिपेंड है। तो इस टाइप से कीजिए, साथ में मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि मैं आपकी और क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक, और बने रहिए साथ में।